हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैन मैनिफेस्टेशन। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा डीप है और ऑनेस्टली बोलूं तो अगर आप मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हो और रिजल्ट स्लो लग रहा है या बिल्कुल स्टक फील हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब समझ आ जाता है ना तो आपका पूरा मैनिफेस्टेशन गेम ही चेंज हो जाता है, और वो है लिविंग इन द एंड। अब एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आपने कभी पूरी जान लगा के कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है? विजुअलाइजेशन की, एफर्मेशंस लिखी, जर्नलिंग की, और फिर भी लगता है जैसे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो प्लीज आज इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स में अगर आप डायरेक्टली नेविल गोडार्ड के पास जाते तो वो बहुत कामली आपको एक ही बात बोलते, तुम एंड में जी ही नहीं रहे। और यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। मोस्ट लोग सोचते हैं लिविंग इन द एंड का मतलब सिर्फ इमेजिन करना या दिन भर डे ड्रीम करना होता है, लेकिन नहीं। लिविंग इन द एंड का मतलब है सोचना और फील करना फ्रॉम द फुलफिल्ड स्टेट, ना कि उसके बारे में एज अ फ्यूचर होप। यानी आप ये नहीं सोच रहे कि काश ये हो जाए, बल्कि आप इंटरनली ये फील कर रहे हो कि ये हो चुका है। और नेविल के अकॉर्डिंग ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, ये क्रिएशन का एक्चुअल प्रोसेस है। उन्होंने एक बहुत डीप बात कही थी जिसे मॉडर्न दुनिया लॉ ऑफ अजम्पशन कहती है। उनका मानना था कि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही क्रिएटिव पावर है, आपकी अपनी कॉन्शियसनेस, आपकी इमेजिनेशन। थोड़ा यहाँ रुक के सोचिए, आप जब किसी चीज को फ्यूचर में रख देते हो तो आप अनकॉन्शियसली यूनिवर्स को ये बोल रहे हो कि ये अभी मेरे पास नहीं है, और यूनिवर्स हमेशा आपके करंट अजम्पशन को ही रिफ्लेक्ट करता है। वो आपको वही देता है जो आप हो, वो नहीं जो आप चाहते हो। अगर आपको ये बात थोड़ी हैवी लग रही है तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम इस टॉपिक को स्लोली और प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको ये डीप बातें समझ आनी शुरू हो गई हैं तो बिना ज़्यादा सोचे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। अब आते हैं कोर पे। लिविंग इन द एंड का रियल मीनिंग क्या है? नेविल गोडार्ड कहते थे कि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही क्रिएटिव पावर है, आपकी अपनी इमेजिनेशन। लेकिन इमेजिनेशन तभी काम करती है जब उसके साथ फीलिंग जुड़ी हो। लिविंग इन द एंड का मतलब है आप मेंटली और इमोशनली उस स्टेट में रह रहे हो जहां आपकी डिजायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप एक नया घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप एक कोजी से घर में बैठ के आंखें बंद करके इमेजिन कर रहे हो, सिर्फ दीवारें देख नहीं रहे, आप फील कर रहे हो वो सुकून, वो सेफ्टी, वो ग्रैटिट्यूड। लिविंग इन द एंड का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर सोचते रहो कि कैसे होगा, कब होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। आप इमोशनली वो वर्जन बन जाते हो जो ऑलरेडी उस घर में रहता है। आप सुबह उठ के इमेजिनेशन में सनलाइट फील करते हो अपने बेडरूम की। आप अपनी किचन में खाना बना रहे हो, सिर्फ देख नहीं रहे, फील कर रहे हो। आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो जैसे ये ऑलरेडी नॉर्मल लाइफ है। आपको होप नहीं है, आपको एक सेटलिंग फीलिंग है। नेविल ने बहुत क्लियरली बोला था, To think of the end is to think of the desire, but to think from the end is to dwell in the feeling of the wish fulfilled. इस लाइन को थोड़ा फील करो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बोल रहे हो मुझे कभी ना कभी एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए, तो आप एंड के बारे में सोच रहे हो, थिंकिंग ऑफ द एंड। लेकिन अगर आप इंटरनली फील कर रहे हो मैं लव्ड हूं, मैं चोजन हूं, ये सब नेचुरल है, तो आप एंड से सोच रहे हो, थिंकिंग फ्रॉम द एंड। लिविंग इन द एंड का मतलब है उस फुलफिल्ड स्टेट को अपना इमोशनल होम बना लेना। और यहां एक और रियलिटी चेक देता हूं, आप बाहर की रियलिटी को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अंदर का स्टेट चेंज कर रहे हो। नेविल के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस ही सिर्फ रियलिटी है। जो आप आज देख रहे हो वो आपके पुराने अजम्पशंस का रिजल्ट है। इसीलिए जब आप अपना स्टेट चेंज करते हो, जब आप एक नया अजम्पशन होल्ड करना शुरू कर देते हो, तो दुनिया को भी आपके नए स्टेट के हिसाब से चेंज होना ही पड़ता है। और ये प्रोसेस फोर्स से नहीं होता, ये नेचुरली अनफोल्ड होता है। इसीलिए लिविंग इन द एंड काम करता है, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड को एक नया बिलीव दे रहे हो। आप वांटिंग से हैविंग में शिफ्ट हो रहे हो। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, और फिर 3D रियलिटी को फॉलो करना ही पड़ता है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है, अट्रैक्शन कहता है चीज़ें आपकी तरफ आएंगी जैसे आप मैग्नेट हो। अजम्पशन कहता है आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप पहले से उस फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो, यू बिकम द स्टेट।
अगर आपको लगता है ये बातें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में एंड लिखो। मुझे समझ आ जाएगा कि आप इस जर्नी को सीरियसली ले रहे हो। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक ऐसा रियल एग्जाम्पल है जो क्लियरली दिखाता है कि लिविंग इन द एंड का मतलब इनर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। मैं बात कर रहा हूं मेरी एक फ्रेंड एमा की। एमा 7 साल से एक रिलेशनशिप में थी। 7 साल जिसमें उसने अपना ट्रस्ट, इमोशंस सब कुछ दिया था। वो लड़का उसकी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा था और फिर एक दिन उसकी पूरी दुनिया कोलैप्स हो गई। उसे पता चला कि उसके पार्टनर ने चीट किया था और वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। आप इमेजिन कर सकते हो ये पेन कैसा होता है। यहाँ सिर्फ ब्रेकअप नहीं होता, यहाँ सेल्फ वर्थ टूट जाती है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है और सबसे डेंजरस चीज़, अंदर एक बिलीफ बन जाता है, मैं चूज होने के लायक नहीं हूँ। ब्रेकअप के बाद एमा शैटर्ड थी। एक्सटर्नली वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रही थी, एफर्मेशंस बोल रही थी, आई वांट लव, आई डिजर्व लव, आई विल फाइंड लव। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो सिर्फ वर्ड्स बोल रही थी, अंदर से वो अभी भी अबैंडन्ड और अकेली फील कर रही थी। उसने मुझे एक बात बताई थी जो बहुत ऑनेस्ट थी। उसने कहा, मैं बोल तो है ही थी कि मुझे प्यार चाहिए, लेकिन मैं बिहेव ऐसे कर रही थी जैसे मुझे प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। और जब तक आप अंदर से उस लैक वाली रियलिटी में जी रहे हो, बाहर कुछ चेंज नहीं होता। फिर एक दिन उसने नेविल गोडार्ड को डिस्कवर किया। इनिशियली वो भी कंफ्यूज थी, उसे लगा ये सब इमेजिनेशन, फैंटेसी जैसा है। लेकिन उसने एक लाइन पढ़ी जो उसके दिल में लग गई, योर फेथ इज़ योर फॉर्चून। और उस दिन के बाद उसने अप्रोच चेंज कर दी। उसने डिसाइड किया, मैं अब लव को चेज नहीं करूंगी, मैं उस फीलिंग में जीना शुरू करूंगी जैसे मैं ऑलरेडी लव्ड हूं। और यहीं से लिविंग इन द एंड स्टार्ट हुआ। हर रात सोने से पहले वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं सोचती थी, वो सिर्फ फीलिंग पे जाती थी। वो इमेजिन करती थी कोई उसे होल्ड कर रहा है, वो सिक्योर फीलिंग, वो चोजन फीलिंग। वो इमेजिन करती थी डिनर पे हंसी, वीकेंड्स का कंफर्ट, शाम को सनसेट देखते हुए साइलेंस। नोटिस करो, उसने किसी का फेस इमेजिन नहीं किया, उसने कैसे होगा, कौन होगा, वही होगा या कोई और, ये सब सवाल छोड़ दिए। उसने सिर्फ ये अज्यूम किया, आई एम इन अ लविंग सिक्योर रिलेशनशिप। और वो फीलिंग इतनी रिपीट हुई कि धीरे धीरे वो उसकी नॉर्मल स्टेट बन गई। उसने मुझे कहा, मैं दिन में भी बिना वजह काम फील करती थी, जैसे कुछ मिसिंग ही नहीं है। और जब आपको लगना बंद हो जाता है कि कुछ मिसिंग है, तब मैनिफेस्टेशन का प्रेशर खत्म हो जाता है। वीक्स पास हो गए, कोई ड्रामेटिक सीन नहीं हुआ, कोई सडन मिरेकल नहीं। और फिर एक नॉर्मल सा दिन, उसे एक रैंडम मैसेज आया एक ओल्ड फ्रेंड का। कोई फ्लर्टिंग नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, एमा डेस्परेट नहीं थी, वो रिप्लाई कर रही थी फ्रॉम अ ग्राउंडेड काम प्लेस। कॉन्वर्सेशन नेचुरली डीपन हुई, मीटिंग्स हुई, टाइम स्पेंड हुआ और कुछ ही महीनों में वो दोनों इनसेपरेबल हो गए। जब उसने मुझे बाद में बोला ना, तो उसकी एक लाइन मेरे दिमाग में छप गई, इट फेल्ट लाइक द रिलेशनशिप आई हैड ऑलरेडी बीन लिविंग इन फॉर वीक्स। इस लाइन को समझने की कोशिश करो। रियलिटी ने उस फीलिंग को कॉपी किया जो पहले से उसके अंदर चल रही थी। एमा ने लव को फोर्स नहीं किया, उसने किसी को कन्विंस नहीं किया, उसने पास्ट को फिक्स करने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ अपना इनर स्टेट चेंज किया और आउटर वर्ल्ड ने फॉलो किया। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे कि रिलेशनशिप तो इमोशनल चीज़ है, वहाँ फीलिंग्स काम करती हैं, पर करियर का क्या, जॉब का क्या, जहाँ लॉजिक और स्किल्स चाहिए होते हैं, वहाँ लिविंग इन दी एंड कैसे काम करेगा। यहाँ पर मैं आपको राहुल की कहानी बताता हूँ। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और पिछले 2 साल से अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा था। मार्केट डाउन था, लेऑफ्स हो रहे थे और राहुल ने 200 से ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई किया था, हर जगह से रिजेक्शन। उसकी सेविंग्स खत्म हो रही थी, फैमिली का प्रेशर बढ़ रहा था और वो डिप्रेशन के बहुत करीब था। राहुल का रूटीन बन गया था सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, डेस्परेट होकर ईमेल्स रिफ्रेश करना और डर के मारे इंटरव्यू देना। वो बेगर एनर्जी में था, वो यूनिवर्स से भीख मांग रहा था कि प्लीज़ मुझे जॉब दे दो। फिर उसने लिविंग इन दी एंड को समझा। उसने रियलाइज़ किया कि वो अनएम्प्लॉयड पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए रियलिटी उसे अनएम्प्लॉयमेंट ही दे रही है। उसने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। उसने डिसाइड किया कि वो अगले 7 दिन तक एम्प्लॉयड वर्जन की तरह जिएगा। उसने सुबह उठ के ईमेल्स रिफ्रेश करना बंद किया। इंस्टेड वो सुबह 8 बजे उठता, तैयार होता, अच्छे कपड़े पहनता और अपने डेस्क पर बैठ जाता। वो लैपटॉप खोलता और कोड प्रैक्टिस करता, लेकिन जॉब पाने के लिए नहीं, वो ऐसे प्रैक्टिस करता जैसे वो ऑलरेडी किसी कंपनी का सीनियर डेवलपर है और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है। वो दोपहर को लंच ब्रेक लेता और फील करता कि आज का काम बहुत प्रोडक्टिव था। शाम को वो वॉक पे जाता और रिलीफ फील करता कि फाइनली आई हैव अ स्टेबल इनकम। ध्यान देना, उसके बैंक अकाउंट में अभी भी 0 बैलेंस था, उसके इनबॉक्स में अभी भी रिजेक्शन मेल्स थे, लेकिन राहुल ने 3D को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया।
तीसरे दिन उसको एंग्जाइटी अटैक आया। माइंड ने बोला, तू पागल है क्या, जॉब नहीं है तेरे पास, एक्टिंग क्यों कर रहा है। राहुल ने उस थॉट को ऑब्जर्व किया और बोला, नहीं, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी असली रियलिटी में शिफ्ट हो रहा हूँ। 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन राहुल को एक अननोन नंबर से कॉल आया। ये एक पुरानी कंपनी थी जहां उसने 6 महीने पहले अप्लाई किया था और भूल गया था। उन्होंने कहा, राहुल, हमारा एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हमारा हायरिंग प्रोसेस चेंज हो गया है, हम डायरेक्ट ऑफर देना चाहते हैं। और सबसे हैरानी की बात, जो सैलरी उन्होंने ऑफर की वो उस अमाउंट से मैच कर रही थी जो राहुल अपने इमेजिनरी एम्प्लॉयड स्टेट में फील कर रहा था। राहुल को इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ा। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये लॉ है। राहुल ने वेटिंग छोड़ दी थी, वो वर्किंग स्टेट में आ गया था। जब आप अंदर से बदल जाते हो तो बाहर के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आप इस स्टोरी में खुद को कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो तो अभी कमेंट्स में लिखो, आई चूज द एंड। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ऑनेस्ट बात बोलना चाहता हूँ। लिविंग इन द एंड का कॉन्सेप्ट सुनने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिकली फॉलो करना उतना ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड हमेशा प्रूफ मांगता है। माइंड बोलता है, जब तक दिखेगा नहीं कैसे मान लूँ, जब तक मैसेज नहीं आएगा कैसे बिलीव कर लूँ, जब तक सिचुएशन चेंज नहीं होगी कैसे शांत रहूँ। और यही सबसे बड़ा क्लैश होता है, आपके सेंसेस वर्सेस आपकी इमेजिनेशन। आपकी आंखें एक रियलिटी दिखा रही होती हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा होता है कि उससे ज़्यादा पावरफुल एक और रियलिटी है जो अभी सिर्फ आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैं डिल्यूजन में जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक लाइन बहुत ध्यान से समझना, लिविंग इन दी एंड डिनायल नहीं है। आप ये नहीं बोल रहे कि जो दिख रहा है वो गलत है, आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि जो दिख रहा है वो फाइनल नहीं है। और दोनों में बहुत फर्क है। नेविल ने इसी पॉइंट पे फेथ यानी विश्वास को डिफाइन किया था। फेथ आंख बंद करके बस होप करना नहीं, फेथ इज लॉयल्टी टू द अनसीन रियलिटी। सोचो, इस लाइन को थोड़ा फील करके देखो। लॉयल्टी का मतलब होता है आप तब भी साथ देते हो जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो। लिविंग इन दी एंड का मतलब है जब 3D रियलिटी बोले अभी कुछ नहीं हुआ, तब भी आप अंदर से बोलते हो हाँ लेकिन हो चुका है। और कभी कभी 3D रियलिटी बहुत जिद्दी होती है, ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है। तब क्या करें? तब आपको प्रिया जैसा एटीट्यूड चाहिए। प्रिया की स्टोरी लिविंग इन दी एंड का सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। प्रिया एक सिंगल मदर थी और वो एक छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही थी जो बहुत अनसेफ एरिया में था। उसको अपनी बेटी के लिए एक सेफ घर चाहिए था। उसने एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स देखा जो उसके ऑफिस के पास था, बहुत सुंदर और सेफ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस अपार्टमेंट का रेंट उसकी पूरी सैलरी से ज़्यादा था और खरीदने की तो बात ही छोड़ दो, उसका क्रेडिट स्कोर खराब था और बैंक ने लोन रिजेक्ट कर दिया था। लॉजिकली, मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली उस घर का मिलना इम्पॉसिबल था। प्रिया ने नेविल की टीचिंग सुनी थी, उसने डिसाइड किया मैं लॉजिक की नहीं सुनूंगी। हर रात प्रिया फिजिकली अपने पुराने टूटे हुए बेड पर सोती थी, लेकिन मेंटली वो उस नए अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम में सोती थी। वो सैट्स प्रैक्टिस करती थी, वो इमेजिन करती थी कि वो नए अपार्टमेंट की चाबी अपने हाथ में पकड़ रही है। वो फील करती थी कि वो अपनी बेटी को बोल रही है, देखो बेटा ये हमारा नया घर है। वो नए घर की दीवारों का पेंट स्मेर करती थी। दिन में जब वो अपने पुराने घर में होती और नल से पानी टपक रहा होता तो वो इरिटेट नहीं होती, वो स्माइल करती और मन ही मन बोलती, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी शिफ्ट हो रही हूँ। उसने पैकिंग करनी शुरू कर दी थी बिना किसी ऑफर लेटर के। इसको बोलते हैं ब्रेजन इम्प्यूडेंस, यानी बेशर्मी से अपने अजम्पशन पर डटे रहना, चाहे दुनिया कुछ भी दिखाए। लोग उसे पागल बोल रहे थे। 1 महीना निकला, कुछ नहीं हुआ। 2 महीने निकले, बैंक से दोबारा रिजेक्शन आया। प्रिया ने कहा बैंक रिजेक्ट कर सकता है, यूनिवर्स रिजेक्ट नहीं कर सकता। तीसरे महीने उसके ऑफिस में एक नया HR मैनेजर आया। बातों बातों में पता चला कि वो मैनेजर उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता है जहां प्रिया जाना चाहती थी। उस मैनेजर ने बताया कि उसके नेबर को अर्जेंट फॉरेन शिफ्ट होना है और वो अपना फ्लैट रेंट पे नहीं बल्कि केयरटेकर बेसिस पे देना चाहता है किसी रिलायबल इंसान को, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, बस घर का ध्यान रखने के लिए। प्रिया को यकीन नहीं हुआ, वो वही फ्लैट था जिसको वो रोज रात को इमेजिन करती थी। विदिन 1 वीक प्रिया और उसकी बेटी उस घर में शिफ्ट हो गए। जो रेंट प्रिया पे कर रही थी वो मार्केट रेट का 10% भी नहीं था। लॉजिक फेल हो गया, इमेजिनेशन जीत गई। प्रिया की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हाउ यानी कैसे होगा, ये हमारा काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। हमारा काम सिर्फ एंड में रहना है। अगर प्रिया लॉजिक लगाती तो वो कभी उस घर में नहीं जा पाती। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन डाउट आता है जो हर किसी को परेशान करता है कि नेगेटिव थॉट्स आए तो क्या करें, क्या मेरा डाउट मेरी मैनिफेस्टेशन को कैंसिल कर देगा? मैं सच बताता हूँ, नेगेटिव थॉट्स आना 100% नेचुरल है। उनसे प्रॉब्लम तब होती है जब आप उन्हें अपना ट्रुथ मान लेते हो। थॉट आया कि शायद ये कभी नहीं होगा,
ठीक है, आने दो, लेकिन उस थॉट के आने के बाद भी आपको अपना इनर अजम्पशन चेंज नहीं करना है। लिविंग इन दी एंड का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे हैप्पी रहोगे। इसका मतलब ये है कि मूड भले ही ऊपर नीचे हो, आपका अजम्पशन स्टेबल रहे कि मेरा काम हो चुका है। तो इस स्टेट में स्टेबल कैसे रहें? इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ एंकर्स चाहिए होते हैं। अगर वो स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो आप इजीली एंड स्टेट में स्टेबल रह पाते हो। पहला एंकर है क्लैरिटी और मेंटल सीन। आपको एग्जैक्ट क्लियर होना पड़ेगा कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो। सिर्फ मैसेज आ जाए एंड नहीं होता। एंड होता है स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, फ्रीडम। एक छोटा सा मेंटल सीन बनाओ जो इम्प्लाई करे कि आपका विश पूरा हो चुका है। आपको हॉलीवुड मूवी डायरेक्टर नहीं बनना है, बस एक छोटा सा 5 सेकंड का सीन जहां आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, हाँ अब सब अच्छा चल रहा है, या बस किसी के साथ बैठ के शांति फील कर रहे हो। इतना काफी है। दूसरा एंकर, फीलिंग को प्रायोरिटी दो। सीन क्लियर ना भी हो, पर अगर इट इज डन वाली फीलिंग आ रही है तो आप सही ट्रैक पे हो। ये फीलिंग बहुत सॉफ्ट और नॉर्मल होती है, एक्साइटमेंट वाली नहीं। ये फीलिंग होती है रिलीफ की, जैसे सर से कोई बोझ उतर गया हो। जब वो नॉर्मल फील आ जाती है ना, तो आप चेज करना बंद कर देते हो। तीसरा एंकर, आपकी सेल्फ टॉक। प्लीज इस पे थोड़ा ऑनेस्ट हो जाओ खुद के साथ। आप दिन भर खुद से क्या बोलते हो? पता नहीं कब होगा, शायद पॉसिबल ही नहीं, बस एक बार हो जाए। या फिर आप क्वाइटली अज्यूम कर रहे हो सब ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर आ रहा है। यहीं पे डिफरेंस होता है होप और अजम्पशन के बीच में। होप का मतलब है आप अभी बाहर खड़े हो, अजम्पशन का मतलब है आप ऑलरेडी अंदर हो। लिविंग इन दी एंड में आप होप से बाहर निकल के अजम्पशन के घर में शिफ्ट हो जाते हो। चौथा एंकर, सोने से पहले का वक्त, यानी द स्लीप स्टेट। नेविल ने इसे सैट्स कहा है। ये एक बहुत अंडररेटेड टूल है। सोने से पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है। लॉजिकल माइंड सो रहा होता है। आपको लंबी विजुअलाइजेशन नहीं करनी, बस सोने से ठीक पहले उस फीलिंग में स्लिप हो जाओ जैसे आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, और उसी सुकून वाली फीलिंग में नींद में चले जाओ। अगर टेंशन में सोओगे तो सबकॉन्शियस वही प्लांट करेगा और वही रियलिटी बनाएगा। अगर पीस और फुलफिलमेंट में सोओगे तो रियलिटी वही बनेगी। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट एंकर, 3D के सेटबैक से पैनिक मत करो। कभी कभी बाहर की दुनिया बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करेगी। साइलेंस आएगा, डिले लगेगा, पुरानी सिचुएशन रिपीट होती दिखेगी। यहीं पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं और बोलते हैं, देखा ये लॉ ऑफ अजम्पशन काम नहीं करता। लेकिन सच ये है कि आउटर वर्ल्ड हमेशा थोड़ा लेट होता है। इनर चेंज पहले होता है, आउटर रिजल्ट बाद में। जब 3D ऑपोजिट दिखाएं तभी आपको परसिस्ट करना है। परसिस्ट मतलब लड़ना नहीं, बस अपनी इनर रियलिटी के प्रति लॉयल रहना। नेविल बोलते थे ब्रेजन इम्प्यूडेंस, यानी बेशर्मी से अपने अजम्पशन पर डटे रहना, चाहे दुनिया कुछ भी दिखाए। अब यहाँ पे मैं आपको एक फाइनल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। लिविंग इन दी एंड सिर्फ मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक नहीं है, ये एक चॉइस है। चॉइस ये कि आप किस रियलिटी में रहना चाहते हो, डर वाली या विश्वास वाली। लिविंग इन दी एंड का मतलब है ये कहना, मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ। मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे प्रूफ से पहले फीलिंग चाहिए। मैं डिसाइड करता हूं कि मैं बनूंगा पहले, देखूंगा बाद में। और यही क्रिएशन का लॉ है। क्रिएशन कभी भी लैक यानी कमी से नहीं होती, वो हमेशा फुलनेस से होती है। कभी भी डर से नहीं होती, वो हमेशा फेथ से होती है। नेविल गोडार्ड की वो आखिरी लाइन हमेशा याद रखना, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड एंड कंटिन्यू फीलिंग इट अंटिल दैट विच यू फील बिकम्स योर रियलिटी। इसलिए आज से सिर्फ टेक्निक्स कलेक्ट मत करो, जीना शुरू करो। उस रियलिटी में जियो जहां आपका डिजायर एक नॉर्मल बात है। उस फीलिंग में रहो जहां चेस करना बंद हो चुका है और सिर्फ सुकून है। और फिर क्वाइटली देखो कैसे ये दुनिया आपके इनर सेल्फ को फॉलो करती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी टच कर गई है तो एक लाइक जरूर करना। और अगर आप इस इनर वर्क की जर्नी को और डीपली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम स्टेट्स चेंज करते हैं। कमेंट्स में एक आखिरी बार लिखो, इट इज़ डन। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि कौन सीरियसली एंड में जीना चूज कर रहा है। अपना ख्याल रखो, फेथ को लूज मत होने दो, और हमेशा याद रखो आपका इमेजिनेशन ही आपकी डेस्टिनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।